तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का टॉपिक है जीडीपी डिटरमिनेशन इनटू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार। ऑलरेडी हम जीडीपी का डिटरमिनेशन किस प्रकार आता है या फिर जीडीपी इक्विलिब्रियम में किस प्रकार आता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट वहां पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के अकॉर्डिंग। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं, याद कराऊं तो बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं कि एक देश का जीडीपी का डिटरमिनेशन किस प्रकार होता है या फिर एक देश का जीडीपी इक्विलिब्रियम में किस प्रकार आता है। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए दो अप्रोच या फिर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड बच्चों एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच कि एडीएएस के माध्यम से इक्विलिब्रियम में किस प्रकार आया जाएगा। दूसरा जो मेथड है हम उसको बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम में कैसे आया जाएगा। इस वाले टॉपिक को हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी का डिटरमिनेशन या फिर जीडीपी का इक्विलिब्रियम विद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। आपको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जहां पर केवल और केवल हाउस होल्ड माने कंज्यूमर एंड फर्म इट मींस प्रोड्यूसर होते हैं। यहां पे गवर्नमेंट का या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रोल नहीं होता, केवल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, तो इस केस में आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, लेकिन किस मेथड से, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार पढ़ेंगे। तो समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार एक देश का जीडीपी इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। ठीक है, तो इससे पहले जरा समझो। देखो भाई, ये बात हम सबको पता है, हमने लास्ट क्लास भी पढ़ी थी कि एक देश का इक्विलिब्रियम या एक देश का जो हमारा जीडीपी है वो इक्विलिब्रियम में तभी आएगा या फिर एक देश इक्विलिब्रियम में तभी आता है जब उस देश की एग्रीगेट डिमांड एंड उस देश की एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। ये था हमारा मेथड नंबर 1, अप्रोच नंबर 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम की स्थिति कहेंगे। अब एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड के होते हैं दो कंपोनेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग। मैथमेटिकली कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो गया तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। इट मीन्स ये भी क्या है अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इक्विलिब्रियम है। तो ये है आपका मेथड नंबर 1 जिसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग भी इक्विलिब्रियम है। यह है आपका मेथड नंबर 2 जिसको हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली एक देश इक्विलिब्रियम में तब भी आ सकता है जब उस देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो। इसका सिंपल मतलब कहने का यह है कि देश में जितने भी लोगों ने सेविंग करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसा सेव किया, मान लो मैंने 100 रुपये सेव करे और मैंने अपने बैंक में डाले, तो मैंने बैंक में 100 रुपये डाल के सेव करे और बैंक ने वो 100 रुपये पूरे के पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, वो 100 रुपये पूरे के पूरे मार्केट में लगा दिए। तो यहाँ पे मेरी सेविंग भी 100 हुई और देश में इन्वेस्टमेंट भी 100 हुई। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर आ गया एंड इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। समझ में आ गया। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये उसकी थ्योरी है। थ्योरी की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले एक बार उसको टेबल के थ्रू प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, देन लास्ट में आपको मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि टेबल और डायग्राम के थ्रू एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आती है। इट मींस हम जो बातें कर रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, यहां हम लोग बनाएंगे टेबल। टेबल में सबसे पहले आपका आएगा इनकम, फिर आपका कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, और एक कॉलम और बनेगा आपका इन्वेंट्री का। ये लास्ट क्लास में मैंने कॉलम आपको बनाया था। अच्छा एक बात और, अगर आप सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देख रहे हो एंड आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पहले वाली वीडियो एक बार देख लो, तो आज की क्लास थोड़ी और डीप में, थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि अगर वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्टली इसको देख रहे हो, समझ में तब भी आएगा, लेकिन अगर और गहराई से और अच्छे से समझना है, काफ़ी डीप में जाना है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, तो पहली वाली वीडियो एक बार देख के आ जाना। अदरवाइज नहीं भी देखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है भाई साहब,
चलिए यहां पे लिखी मैंने इनकम। अब इनकम मैंने वही लिखी जो हम लिखते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है। कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन मैंने बोला हमारा 40, फिर बढ़ के 120, 200, 280, 360, 440, 520। यू कैन सी दैट कंजम्पशन हमने हर बार 80-80 से बढ़ाया है। बात करें सेविंग की तो 0 रुपये कमाए, 40 रुपये उड़ाए, 40 रुपये कहाँ से आए होंगे, सेविंग में से, तो सेविंग हो गई -40। अगर आपको फॉर्मूला वाइज समझना है तो उसका फॉर्मूला बनता है कि बच्चों इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, और अगर इनकम में से कंजम्पशन यहाँ पे लगा कर दूं माइनस, तो क्या बन जाएगा, ये सेविंग का फॉर्मूला। तो इनकम में से कंजम्पशन घटाएंगे, सेविंग आ जाएगी। बट प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, आपने 100 रुपये कमाए, इनकम 100 रुपये है, लेकिन आप 120 रुपये उड़ा रहे हो, कमा रहे हो केवल 100 रुपये, उड़ा रहे हो 120, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा आप अपनी सेविंग में से निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, -20। आपने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये उड़ाए, सेविंग में से कुछ भी नहीं निकाला, 0। इस बार देखो आपने 300 रुपये उड़ाए, सॉरी 300 रुपये कमाए, उड़ाए कितने, खर्च कितने किए, केवल 280, तो 20 रुपये आपके बच गए, तो 20 रुपये आपने सेविंग में प्लस कर दिए। ऐसे ही यहाँ पे +40, यहाँ पे +60, यहाँ पे +80। आप अगर प्लस का सिंबल ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस चैप्टर में आपको पता है जेम्स कीन्स ने क्या माना है, इस चैप्टर में जेम्स कीन्स ने माना है कि इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है। हम ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस है, कांस्टेंट है, वो बार बार चेंज नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट को हमने मान लीजिए 40 एज्यूम कर लिया कि हर लेवल पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40 है। ठीक है जी, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब एक कॉलम बनता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री वाला कॉलम मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था। इन्वेंट्री बताता है कि देश में कितना स्टॉक बचा या फिर कितना स्टॉक कम पड़ा। अगर इन्वेंट्री मेरी माइनस में आती है तो इसका मतलब है देश में स्टॉक कम पड़ गया। इन्वेंट्री मेरी प्लस में आती है, इट मींस देश में स्टॉक बच गया। बट अगर इन्वेंट्री मेरी 0 आए, तो जब मेरी इन्वेंट्री 0 होती है उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की देखो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या लिखवाई थी कि ADAS के बराबर हो इक्विलिब्रियम, दूसरा इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मेरी इन्वेंट्री 0 आ जाए, इन्वेंट्री मतलब मेरा स्टॉक, अगर मेरा स्टॉक 0 आ जाए, इन्वेंट्री मेरी बिल्कुल शून्य आ जाए, तो पता है इस वाले केस को भी इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को पता लगाना है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा, कितना स्टॉक कम पड़ गया, तो बच्चों इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। अगर आप एग्रीगेट सप्लाई में से एग्रीगेट डिमांड माइनस कर देते हैं तो इन्वेंट्री निकल के आ जाती है। इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लीजिए कि आपने एग्रीगेट सप्लाई, आपने वस्तु बनाई 100, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, उसकी डिमांड हुई 80। आपने एग्रीगेट सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन किया 100, वस्तु की डिमांड हुई 80। इट मीन्स क्या है, आपका जो 20 इन्वेंट्री है, आपका 20 स्टॉक बच गया, 20 यूनिट्स आपकी बच गई। तो यहाँ पे इन्वेंट्री प्लस में आ गई कि आपने बनाया 100, लोगों ने केवल 80 परचेज किया, तो 20 यूनिट अभी आपके पास बच गई, इन्वेंट्री यहाँ प्लस में आ गई। ठीक है, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है जी, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। अगर इन्वेंट्री मेरी 0 आ जाए तो मैं क्या पे आ जाऊंगा, इक्विलिब्रियम में। अब 0 कैसे आएगी कि मान लीजिए आपने बनाए भी 100 और डिमांड भी कितनी हुई 100, सप्लाई भी 100 हुई और डिमांड भी 100 हुई। इस केस में आपकी इन्वेंट्री क्या आ गई, 0। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम इक्विलिब्रियम में, हम जो है इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। और देखो ना, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई भी 100 एंड एग्रीगेट डिमांड भी 100, और जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हो, इसको इक्विलिब्रियम ही तो कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए AD बराबर AS हो जाए, इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग हो जाए, या फिर मेरी इन्वेंट्री, मेरा स्टॉक 0 हो जाए, मैं इक्विलिब्रियम में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर सकता हूं।
एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है जी? एग्रीगेट सप्लाई का बच्चों फॉर्मूला होता है, बताऊं, कंजम्पशन प्लस सेविंग माइनस का माइनस, एंड एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बन जाएगा सी प्लस एस माइनस सी प्लस माइनस माइनस आई। कंजम्पशन से कंजम्पशन कट गया तो इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला निकल के और आ गया, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरे को इन्वेंट्री निकालनी हो तो इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला निकल के और आ गया। अगर मैं सेविंग में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं तो भी मेरे पास इन्वेंट्री आ जाएगी। एंड इक्विलिब्रियम में आने के लिए इन्वेंट्री का जीरो होना जरूरी है। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बन गया? सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई साहब, तो बताओ अगर मैं सेविंग में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं क्या मिल जाएगी? इन्वेंट्री मिल जाएगी। अब बताओ -40 में से माइनस करूं 40 तो ये आएगा माइनस का 80। -20 में से माइनस करूं 40 ये आएगा माइनस का 60। 0 में से माइनस करूं 40 ये आएगा माइनस का 40। प्लस के 20 में से माइनस करूं 40 ये आएगा माइनस का 20। 40 में से गया 40 ये आएगा 0। 60 में से गया 40 ये आएगा प्लस का 20। एंड 80 में से गया 40 ये आएगा प्लस का 40। अब बताओ आपको इक्विलिब्रियम कहां पे दिख रहा है? आप बताओ आपको इक्विलिब्रियम कहां दिख रहा है? तो देखो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां पर एक दूसरे के बराबर है तो बताओ यहां पर इक्विलिब्रियम है कि नहीं? जी बिल्कुल, यहां पर इक्विलिब्रियम है। सेविंग भी 40, इन्वेस्टमेंट भी 40, दोनों एक दूसरे के बराबर इक्विलिब्रियम है। एंड देखो यहां पर मेरी इन्वेंट्री भी क्या है? 0। यहां पर मेरी इन्वेंट्री भी क्या है? 0। तो मैंने बोला कि इन्वेंट्री 0 होनी चाहिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट के भी बराबर है। तो ये अल्टीमेटली क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है। एंड यहाँ पे इनकम कितनी है? 400। तो जब देश में इनकम कितनी है? 400, तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। एंड ऐसी ही टेबल हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो के अंदर भी करी थी। वहां पर भी हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर था एंड वहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर था एंड हम इक्विलिब्रियम में आ गए थे। इस वाले केस में मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कॉलम को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बिकॉज हम एडीएस अप्रोच को नहीं पढ़ रहे, हम केवल सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम की बात करूंगा। हालांकि अगर आप पेपर में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉलम बनाकर आते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमने इसको समझा दिया। होपफुली इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेबीज, ओके। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार, तो डायग्राम भी केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बनेगा। अब बात करें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो इन्वेस्टमेंट कर्व स्टार्ट होता है 40 से एंड 40 40 40 40 कांस्टेंट रहता है। तो इन्वेस्टमेंट कर्व स्टार्ट होगा 40 से एंड हर जगह 40 40 रहेगा। तो इस प्रकार से मेरा बन जाएगा ये इन्वेस्टमेंट कर्व। ये बन गया मेरा इन्वेस्टमेंट कर्व जो हर लेवल पर क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद बात करूं मैं सेविंग कर्व की, तो सेविंग कर्व स्टार्ट होता है -40 से, फिर -20, फिर 0, फिर +20। इट मीन स्टार्ट होता है नेगेटिव से एंड बढ़ता बढ़ता 0 होगा एंड पॉजिटिव की ओर चला जाएगा। तो सेविंग कर्व बढ़ रहा है, देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है -40, फिर बड़ा -20, फिर बड़ा 0, फिर बड़ा 20, फिर और बड़ा 40। तो सेविंग की वैल्यू बढ़ रही है जिसकी वजह से सेविंग कर्व जाएगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की ओर। अब क्योंकि शुरू हो रहा है -40 से तो उसकी स्टार्टिंग करेंगे इस नेगेटिव पोर्शन से। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग करेंगे वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन से, बिकॉज स्टार्ट हो रहा है माइनस से। तो देखेंगे सेविंग का जो कुछ कर्व है वो कुछ इस प्रकार बनता हुआ जाएगा। ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व बन गया, इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ये बन गया हमारा क्या? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर है। एंड इसके नीचे आकर जब मैंने इनकम चेक करी तो इनकम मैंने बोल दी OY, या फिर मैंने आपके लिए बोल दिया 400 कि देखो ना, जब इनकम कितनी है 400, हम कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है। तो जब इनकम कितनी है 400 या फिर OY, 400 या फिर OY, तो इकोनॉमी कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम? यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। अगर आप इसके राइट में जाते हैं
तो यू कैन सी दैट कि राइट में क्या हो रहा है, राइट में सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर आप इसके लेफ्ट में आते हैं, सो इन लेफ्ट यू कैन सी दैट सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। देखो ना, राइट में सेविंग कर्व ऊपर है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है। तो राइट वाला पोर्शन शो करता है सेविंग है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम, जबकि लेफ्ट में इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है, सेविंग कर्व नीचे है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, सेविंग है कम। बट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम केवल वहाँ पे होगा जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। होपफुली ये डायग्रामेटिक एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई होगी, किस प्रकार टेबल और डायग्राम से इक्विलिब्रियम पे आया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब मैंने वही बोला कि एग्जाम में केवल टेबल और डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सो ये क्या है, सेम टेबल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। मैं चाहूंगा आप इसको जो एक बार अपने आप पढ़ लीजिए, मुझे जो है पढ़वाने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको पढ़ा देता हूं। क्या बोलता है कि डायग्राम में एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सही कह रहा है। एक्स एक्स पे क्या शो कर रहा है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। एंड वाई एक्स पे हमने क्या शो करा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी वाई एक्सिस पे है। अब एस एस कर्व कौन सा, एस एस कर्व रिप्रेजेंट सेविंग कर्व, ठीक है, जबकि आई आई कर्व रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कर्व। देख सकते हो यहां मैंने लिख दिया एस, तो एस एस क्या है, सेविंग कर्व, एंड यहां लिख दिया मैंने आई, और आई आई क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व वो कैसा है, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जबकि जो सेविंग कर्व वो कैसा है कि उसका स्लोप अपवर्ड है। यस सही बोला, सेविंग कर्व ऊपर की ओर गया, अपवर्ड है, जबकि इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद बोलता है इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। बोलता है कि ओ वाई क्या है, ओ वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। और बात करें टेबल की, तो टेबल में जब इनकम कितनी है 400 करोड़, जब इनकम कितनी है 400 करोड़, तब हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है, तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस 400 करोड़ पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, जो कितनी है दोनों 40 करोड़। अब आगे कहता है, अब आगे कहता है नोट, जो कि सेम नोट लास्ट क्लास के अंदर भी था, कि भाई जरूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर ही हो सकता है कि कभी कभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर ना हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम रीएडजस्टमेंट के प्रोसेस को चालू कर देंगे। मतलब हम इकोनॉमी को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, हम इकोनॉमी को अगेन वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस चालू कर देंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर बराबर नहीं है तो उनको वापस से बराबर में लाया जाएगा, इकोनॉमी को वापस से इक्विलिब्रियम में लेके आया जाएगा। एंड इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगेन बताओ क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बाई चांस हो सकता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर ना हो। भाई क्या पता हमारी सेविंग ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, या फिर सेविंग कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसको वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वापस से सेविंग को इन्वेस्टमेंट में इक्वल करने के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चालू करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, कुछ ऐसे कांड करेंगे जिससे कि वापस से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब वो कैसे होगा, आइए उसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं कि केस नंबर वन कहता है कि जहां पर हमारी सेविंग क्या है, इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, कि केस वन कहता है आपकी सेविंग है ज्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम। एंड केस टू क्या कहता है जी, केस टू कहता है कि आपकी इस बार सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज्यादा। तो कैसे वापस इक्विलिब्रियम में आएंगे, समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई केस नंबर वन, अब केस नंबर वन के लिए पहले मैं आपको जो है डायग्राम बना के शो करता हूं कि अगर सेविंग ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, तो डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो भाई सब आप सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या है जी, ये है हमारा आई आई इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। एंड ये सेविंग है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम। एंड ये हमारा क्या है,
जी ये हमारा मान लीजिए सेविंग कर्व है, एस एस इज द सेविंग कर्व। अच्छा बताओ अब ये क्या है जी, यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है, एंड ओ वाई हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट पर है, ओ वाई 2 पर है। अब बताओ ओ वाई 2 पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, तो ओ वाई 2 पर हम नोटिस कर रहे हैं कि सेविंग कर्व ऊपर है, सेविंग वाला पॉइंट ऊपर है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट नीचे है। इट मीन्स ये जो एरिया मैंने शेड किया, ये शेडेड एरिया क्या शो कर रहा है जी, ये शो कर रहा है सेविंग है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम। यू कैन सी दैट ये वाला एरिया शो कर रहा है सेविंग कर्व ऊपर, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे। इट मीन सेविंग है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम। सो अब इस चीज़ को वापस से इक्विलिब्रियम में किस प्रकार लाया जाएगा उसको समझने का ट्राई करते हैं। अब इसको जैसे लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया था, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। लास्ट क्लास अगर आपको लेक्चर याद हो तो सेम हम वही करने वाले। बताइए हमारा केस 1 क्या है जी, केस 1 सेविंग है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है कम। अब इसको वापस से इक्विलिब्रियम में किस प्रकार लाया जाएगा समझने का ट्राई करना। देखो भाई साहब, अगर एक इंसान की सेविंग ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और बताओ। यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर मारो, सेविंग की बात करो। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे इंसान की सेविंग है ज़्यादा, इसका मतलब हो गया इंसान पैसा सेव कर रहा है ज़्यादा। अब अगर इंसान पैसा सेव ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ना कि इंसान खर्चा कम कर रहा है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं जो अपना कंजम्पशन है, मैं जो अपना खर्चा है, मेरा खर्चा कम है, मेरा खर्चा कम है। समझ में आ गया। अब जरा देखो, मेरा कंजम्पशन कम, मेरा खर्चा कम। इन्वेस्टमेंट के अब एंगल से बात करूं तो इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी मेरी कम है। देखो सेविंग क्या है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट क्या है कम। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अब गली में ये बारात जा रही है, थोड़ा क्या पता आपको उसका शोर आ रहा हो, कोई दूल्हा वापस से सूली पे चढ़ रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। कोई नहीं, वो ज़िंदगी बर्बाद करे, लेकिन तुम यहाँ पे पढ़ाई करो। कौन दो शादी भाई, हमें क्या, हमारी तो हो नहीं रही है, वो नहीं करने दो, हमें करनी भी नहीं है भाई। सुनो, हम सिंगल ही सही है। हाँ जी, तो सुनो भाई साहब, वापस मुद्दे पे आओ। शादी वादी होती रहेगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी ढंग से पढ़ लोगे तो भाई कंजम्पशन है कम। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या है कम, तो इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी देखो सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, तो कंजम्पशन है कम। एंड वी कैन सी दैट हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी कम है। अब थोड़ा ध्यान दो, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट किसके पार्ट है जी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों ही एग्रीगेट डिमांड के पार्ट है। तो अगर कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, शोर ज़्यादा हो गया भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं, मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, अभी अपने आप निकल जाएगा। हाँ जी, अगर कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, तो एक मिनट वेट कर लो, ठीक है ना। हाँ जी, अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एग्रीगेट डिमांड के पार्ट है। कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम। अब अल्टीमेटली अगर देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि लोग डिमांड कर रहे हैं कम, एंड जो दूसरी ओर प्रोड्यूसर है उसने सप्लाई कर ली होगी ज़्यादा। देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है ना, इसका मतलब क्या है कि लोग देश में डिमांड कर रहे हैं कम, एंड दूसरी ओर जो हमारा प्रोड्यूसर है भाई डिमांड कम, और हम इक्विलिब्रियम में नहीं है, हम इक्विलिब्रियम में इस समय नहीं है, तभी तो ये केस पढ़ रहे हैं। अब ये केस कहता है अल्टीमेटली सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम वाला केस कहता है कि अल्टीमेटली डिमांड कम है। अब अगर डिमांड कम है एंड दूसरी ओर जो प्रोड्यूसर है, इट मीन्स क्या, उसने प्रोडक्शन कर लिया होगा ज़्यादा,
उसने सप्लाई कर ली होगी ज़्यादा, तभी तो देश में डिमांड का लेवल कम है, हम इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। अब अगर डिमांड कम एंड प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर ली ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जो हमारा कौन है, प्रोड्यूसर है, एंड प्रोड्यूसर के पास जो क्या है, इन्वेंट्री, वो स्टॉक, वो बढ़ रहा होगा। प्रोड्यूसर के पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, भाई लोग देश में डिमांड कम कर रहे हैं, लोग देश में कंजम्पशन भी कम कर रहे हैं, लोग देश में इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही एग्रीगेट डिमांड के पार्ट है। इट मीन देश में एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड कम, इट मीन्स क्या, देश में प्रोडक्शन हो गया होगा ज़्यादा। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर लिया ज़्यादा, बट देश में डिमांड है कम, एंड ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से प्रोड्यूसर की जो इन्वेंट्री है, जो उसका स्टॉक है, वो बढ़ रहा होगा, बिकॉज सारा माल बिक नहीं पा रहा, सारा माल सोल्ड आउट नहीं हो पा रहा, बिकॉज देश में लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री बढ़ रही होगी। प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही होगी, क्योंकि उसका जो सारा माल है वो सोल्ड नहीं हो पाया, जो उसकी गुड्स क्या हो गई। अब देख सकते हो, यही हम जो है लास्ट क्लास वाले पॉइंट पे आ गए। उसकी गुड्स रिमेन अनसोल्ड, उसकी वस्तुएं बिना बिकी रह गई, वो सारी वस्तु सोल्ड आउट नहीं कर पाया। अब अगर उसकी गुड्स रिमेन, गुड्स जो कैसे हो गई, अनसोल्ड। अब क्या वो इस अनसोल्ड गुड्स को, इस बिना बिकी हुई गुड्स को आग लगा दे कि नहीं सेल हो पाए, क्या फेंक दूं, नहीं, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इसकी वस्तुएं बिक जाए। अब आज नहीं बिक पा रही, बट नेक्स्ट टाइम जब लोग अगेन डिमांड करने आएंगे, तो मैं इस पुराने वाले स्टॉक में से ही बेचूंगा, मैं उनके लिए नई वस्तु नहीं बनाऊंगा। बिकॉज जब मेरे पास कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह गई, मेरे गोदाम में कुछ वस्तुएं अनसोल्ड रह गई, तो पहले मैं उनको ही बेचूंगा। तो क्या होगा, टू क्लियर दिस स्टॉक। अब इस स्टॉक को, किसको, जो मेरा अनसोल्ड रह गया, इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है क्या करेगा, कट डाउन द प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है कुछ समय के लिए अपने प्रोडक्शन को कट डाउन कर देगा। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन क्यों कम कर देगा, क्योंकि उसको पुराना माल बेचना है। तो प्रोड्यूसर कट डाउन द, या प्रोड्यूसर विल, ऐसे बोलते हैं प्रॉपर सेंटेंस में कि प्रोड्यूसर विल कट डाउन द प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्शन को कट डाउन कर देगा, अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा। इससे क्या होगा, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। जब प्रोड्यूसर को काम करना ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, भाई प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करवाना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पुराना माल बचा है। तो अभी एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, अपने वर्कर्स को घर भेज दे, क्या बोलेगा, वर्कर्स सारे घर जाओ, अभी हमें प्रोडक्शन नहीं करना, क्योंकि हमारा पुराना माल अभी बचा हुआ है। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, आउटपुट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों को सैलरी नहीं पे की जाएगी, बिकॉज उनसे कुछ काम नहीं करवा रहे। तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों को सैलरी पे नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों की इनकम भी कम होगी। और जैसे ही इनकम कम होगी, इनकम कम होते इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये पूरी की पूरी चेन चलेगी। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो जैसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम, आउटपुट कम, इनकम कम। तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम जैसे ही कम होगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, हम यहाँ पे थे, जैसे ही कम होगा तो कम होता रहेगा, और हम क्या करेंगे, हम वापस से अपने इक्विलिब्रियम पे OY पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में अगेन आया जाएगा। तो क्या बोलता है, अगर मैं एक बार इसकी रीडिंग कराऊं, तो देखो रीडिंग करवाने की खैर नीड है नहीं, सारा का सारा वही लिखा है कि जब हमारी सेविंग क्या है, ज़्यादा, किससे, हमारे इन्वेस्टमेंट से। कहाँ पर है ये, OY2 की बात हो रही है। OY2 पर सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हाउस होल्ड है आर नॉट स्पेंडिंग एज मच एज अमाउंट ऑन द गुड्स एंड सर्विस एज द प्रोड्यूसर हैव एक्सपेक्टेड। हमारी सेविंग कम, हमारी सेविंग ज़्यादा। सेविंग ज़्यादा का मतलब क्या है, कि हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, हम सेविंग कर रहे हैं ज़्यादा। इट मीन्स हम खर्चा कर रहे हैं कम। तो वही बोला, जो हाउस होल्ड है वो उतना खर्चा नहीं कर रहे जितना प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया था। कि प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, बट हाउस होल्ड ने खर्चा क्या किया, कम किया। इट मीन्स वही वाली लैंग्वेज में बोलूँगा कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया ज़्यादा
एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा बट कंज्यूमर ने खर्चा किया कम, एग्रीगेट डिमांड कम। तो सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम इज नथिंग, ये वही वाला केस है, ये वही वाला केस है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है ज़्यादा और एग्रीगेट डिमांड है कम। तो जैसा जैसा प्रोसेस एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड कम होने पर हम लास्ट क्लास में सीखा था, सेम वही प्रोसेस सेविंग के ज़्यादा होने पर और इन्वेस्टमेंट के कम होने पर किया जाएगा। फिर देखो वही सारी बात जो है जो मैंने आपको समझाई वही लिख के आ गई कि इस स्थिति में जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखो जी वही हमने बोला कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि सारा माल बिक नहीं पाया। अब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर के जो कुछ गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएगी। अब इन अनसोल्ड गुड्स को बेचने के लिए, वापस से बेचने के लिए प्रोड्यूसर कुछ समय के लिए अपना जो है प्रोडक्शन घटा देगा, बिकॉज जो अनसोल्ड गुड्स है, जो पुरानी वस्तु है, पहले उसको बेचा जाएगा। तो अभी करंट में प्रोड्यूसर जो है कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब जब करंट में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो वर्कर्स को वापस घर भेज देंगे बिकॉज उनसे कोई काम नहीं करवाना, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट घटेगी, आउटपुट घटेगा और इससे कि अल्टीमेटली इनकम का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि वंस अगेन वापस से सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। इससे हमारी इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हमारा केस नंबर 2 है जहां पर सेविंग है कम और इन्वेस्टमेंट है ज्यादा। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये वो वाला केस है कि इस बार एग्रीगेट सप्लाई है कम और एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा। आप इसको ऐसे भी ट्रीट करके समझ सकते हो। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए कि ये हमारा बनेगा इन्वेस्टमेंट कर्व, आई इज द इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, एंड ये हमारा बना एस इज द सेविंग कर्व और ये हमारा आ गया ई इज द इक्विलिब्रियम, ओ वाई क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं ओ वाई 1 पर हूँ एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट कि इन्वेस्टमेंट कर्व है ऊपर एंड इनकम कर्व है नीचे। इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, इनकम है कम, एंड जो एरिया क्या है शेडेड है, ये शो करता है कि आपकी सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा। एंड इस केस में इक्विलिब्रियम पे कैसे आया जाएगा, आइए एक बार इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी इस बार सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। ठीक है, केस 2। चलो भाई अब जरा समझने का ट्राई करते हैं कि ये केस 2 क्या बोलता है। ठीक है, हाँ भाई, केस नंबर 2 कहता है कि इस बार हमारी सेविंग कम है और इस बार हमारी इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, ये कहता है। हाँ जी, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। अब एक बात बताओ, अगर हमारी सेविंग कम है तो सेविंग कम होने का सिंपल मतलब क्या है कि अगर हम बचा कम रहे हैं, हम पैसा सेव कम कर रहे हैं, तो उसका सिंपल मतलब है हम खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा। इट मीन्स जो हमारा कंजम्पशन है वो है ज़्यादा। एंड देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑलरेडी ज़्यादा है ही, तो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा। एंड अगर सेविंग कम कर रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब है हम सेविंग कम कर रहे हैं, पैसा कम बचा रहे हैं, तो खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा। तो कंजम्पशन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। अब कंजम्पशन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, ये अल्टीमेटली इंडिकेट करता है कि देश में जो एग्रीगेट डिमांड है, देश में जो समग्र मांग है वो हो रही है ज़्यादा, देश में लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है कि देश में डिमांड हो रही है ज़्यादा, इट मीन्स कि देश में प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है कम। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स प्रोड्यूसर ने उतना प्रोडक्शन नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो डिमांड है ज़्यादा, इट मीन्स देश में सप्लाई है कम, देश में प्रोडक्शन हो रहा है कम। अब अगर देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो प्रोड्यूसर के पास क्या है, इन्वेंट्री, जो उसके पास स्टॉक है वो हौले हौले कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर के पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो हौले हौले कम हो जाएगी। सारा माल बिकता रहेगा, बिकता रहेगा, बिकता रहेगा। भाई डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, मान लो डिमांड है 500 यूनिट की, प्रोड्यूसर ने बनाया केवल 300 यूनिट, तो क्या होगी, उसकी 300 यूनिट हौले हौले खत्म होगी, खरीदने वाले 500 लोग हैं, डिमांड 500 की है, बनाया केवल 300 है। इससे क्या होगा,
इन्वेंट्री खत्म होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे प्रोड्यूसर की सारी वस्तु बिक जाएगी एंड प्रोड्यूसर के पास कुछ भी वस्तु नहीं बचेगी, तो इन्वेंट्री खत्म होगी एंड ऑल गुड्स आर सोल्ड आउट एंड प्रोड्यूसर की सारी वस्तुएं सेल हो जाएगी, प्रोड्यूसर के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी डिमांड क्या है? ज्यादा। 500 वस्तु की डिमांड थी, 300 वस्तु बनाई थी, तो 300 के 300 सेल हो गई, अभी भी 200 वस्तु की डिमांड और हो रही है। तो क्या करेंगे? अब ऐसे केस में प्रोड्यूसर 200 गुड्स का प्रोडक्शन और करे, क्या करेगा? वो रीबिल्ड करेगा। वो क्या करेगा? वो रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक, मतलब जितने स्टॉक की नीड है, 200 की नीड है, वो 200 के स्टॉक को रीबिल्ड करेगा, दोबारा बनाएगा। और कैसे बनाएगा? तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा बताओ? जो प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने वर्कर्स को वापस बुलाएगा एंड उन्हें काम देगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, उन्हें काम देगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, अब जैसे ही उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, उनको काम देगा, तो उससे क्या होगा? इससे आउटपुट बढ़ेगा एंड क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं तो इससे उनको सैलरी मिलेगी, जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी एंड जैसे ही इनकम बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इकोनॉमी को, देश को वापस से इक्विलिब्रियम में लाया जाएगा। होपफुली समझ में बात आ गई। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी एंड इन एक बार आप चाहो नोट कर लो, एंड इनके बढ़ने से इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है जी, देखो भाई साहब, यही सेम बात यहाँ पे लिखी है कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड बढ़ेगा हम वापस से OY पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, यहाँ भी सेम लिखा है कि जब सेविंग क्या है? कम, किससे? इन्वेस्टमेंट से OY1 पर, तो ये शो करता है कि इस बार जो हाउस होल्ड है आर कंज्यूमिंग या फिर स्पेंडिंग मोर, कि जो कंज्यूमर्स है वो खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, जबकि प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया था 300, लेकिन प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया था 300, बट कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं 500, तो प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस पे खर्च किया जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो घटना शुरू हो जाएगा एंड एक समय ऐसा आएगा कि उसका सारा का सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो जाएगा, प्रोड्यूसर के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बट फिर भी अभी भी डिमांड है ज़्यादा। तो क्या करेंगे? उस स्टॉक को वापस से बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, उससे आउटपुट बढ़ेगा। अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ेगी एंड ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि वंस अगेन, एक बार दोबारा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते एंड इससे हमारी इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे OY पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से केस नंबर 2 में इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाया जाएगा। होपफुली केस नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 1 हो गया। उससे पहले इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं हमने वो भी देख लिया टेबल एंड डायग्राम के थ्रू। एंड ये बची स्टार्टिंग की थ्योरी कि जब पेपर में आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम को बताइए कैसे आता है, तो पेपर में अगर आप अपनी शुरुआत करेंगे अपने आंसर की, तो ये तो है नहीं कि सीधे ही टेबल डायग्राम बनाएंगे। नहीं भाई, आपको पेपर में, एग्जाम में थोड़ी सी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी, पहले थोड़ा सा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप टेबल डायग्राम बनाएंगे। तो क्या लिखा है मैंने कि इस अप्रोच के अनुसार, अब मान लो मैं ये मान लो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, तो क्या लिखा है? शुरू से क्या करेंगे? अपने आंसर की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो अपने आंसर की स्टार्टिंग में लिखेंगे कि इस अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम लेवल वहां पर तय होता है जहां पर एक देश में प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर थोड़ा मैंने बोला सेविंग के बारे में, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या बोला? कि सेविंग का इनकम के साथ एक डायरेक्ट संबंध है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट राइजेस विद राइज इन इनकम। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान अपनी सेविंग को बढ़ाता है। दोनों में संबंध कैसा है?
पॉजिटिव। भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप जैसे ज्यादा पैसा कमाओगे, आप अपनी सेविंग भी ज्यादा करोगे, ठीक है। जबकि बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर हमने कैसा माना है, तो जेम कीन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट को यहां पे ऑटोनॉमस माना गया है। एंड ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि इनकम बढ़े या इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेविंग की बात कर दी, इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, एंड जब दोनों बराबर आ जाए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब आगे बोलता है कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, तो इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इट मीन्स जब एडीएस के बराबर होता है, तब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, एंड हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो पहले एग्जाम में आप ये लिख के आएंगे थोड़ा सा, उसके बाद बनाएंगे टेबल डायग्राम, उसके बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप बताएंगे इसमें पहला केस ये भी हो सकता है एंड दूसरा केस ये भी हो सकता है। एंड इतना करने के बाद आपको अपने एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के। होपफुली अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो लेंथी बन जाती है, बट इससे बेनिफिट ये होता है आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाता है, एंड आपको पेपर में एग्जाम में लिखकर कैसे आना है वो भी आपके सामने अच्छे से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो होपफुली आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।